नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 20 अगस्त को 79वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को लद्दाख में 14,270 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील के किनारे श्रद्धांजलि दी। बता दें, ये जानकारी समाचार एजेंसी ANI द्वारा दी गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पिता को याद करते हुए लिखा, पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूँ। भारत माँ की आवाज सुन रहा हूँ। वहीं श्रद्धांजलि के बाद राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ को लेकर कहा कि यहाँ पर तो सब लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना घुसी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया, जो कि नहीं है। आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। भारत जोड़ो यात्रा के समय हम यहाँ आना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम यहाँ नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की कई शिकायतें हैं। लद्दाख को जो स्टेट दिया गया है, इससे लोग खुश नहीं हैं। लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नौकरशाही से राज्य नहीं चलाना चाहिए, जनता की आवाज से चलना चाहिए। वहीं दिल्ली में वीर भूमि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने पूर्व PM राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शनिवार को बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री स्तरीय बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और यहाँ इतनी विविधताएं होने के कारण भारत समाधान तलाशने के लिए एक आदर्श परीक्षण प्रयोगशाला है। उन्होंने कहा कि भारत में सफल साबित होने वाले उपायों को दुनिया भर में कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है। भारत दुनिया के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। PM मोदी ने कहा कि कोई पीछे ना छूटे। यह सुनिश्चित करने के लिए देश ने ऑनलाइन एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचा इंडिया स्टैक्स बनाया है। प्रधानमंत्री ने बैठक में मौजूद प्रतिभागियों से डिजिटल कौशल को लेकर एक ऑनलाइन केंद्र स्थापित करने के प्रयास करने का आह्वान किया और इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ने के समक्ष आने वाली सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के प्रति G20 प्रतिनिधियों को आगाह करते हुए सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीली डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए G20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सर्वसम्मति बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। PM मोदी ने कहा कि G20 में हमारे पास एक समावेशी, समृद्ध और सुरक्षित वैश्विक डिजिटल भविष्य की नींव रखने का एक अनूठा अवसर है। हम डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता को शामिल कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पर है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने हमेशा ही अमेठी के लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया है और इस जगह को अपनी निजी संपत्ति माना है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी को अपने परिवार की निजी संपत्ति माना और लोगों को च्युइंगम की तरह चबाते रहे। अब लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर वे सोचते हैं कि उन्हें पारिवारिक टॉफी के लिए माफी मिल सकती है, तो ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में कहा था कि राहुल गांधी निश्चित तौर पर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अमेठी की जनता यही है। आपको बता दें कि अमेठी गांधी परिवार का हमेशा से गढ़ रहा है। साल 2004 में राहुल गांधी इसी लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद बने थे। हालांकि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें भारी मतों से हरा दिया था और वो वायनाड से सांसद बने। हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड में से किस जगह से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव के लिए लोकसभा में केंद्र की ओर से पेश किए गए 3 विधेयकों पर टिप्पणी करते हुए विधेयकों को हिंदी नाम देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिलों को हिंदी नाम नहीं दिए जाने चाहिए। जब अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है तो उसे अंग्रेजी नाम दिया जा सकता है। अगर हिंदी का प्रयोग हो तो उसे हिंदी नाम दिया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब कानूनों का मसौदा तैयार किया जाता है तो ये अंग्रेजी में किया जाता है और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। लेकिन उन्होंने विधेयक के कानूनों, प्रावधानों का मसौदा अंग्रेजी में बनाया है और इसे हिंदी नाम दिया है। इसका उच्चारण करना भी मुश्किल है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ये भी बताया कि अदालतों में ज्यादातर समय हिंदी के विपरीत अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
उन्होंने दावा किया कि जब हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तब भी न्यायाधीश उनका अंग्रेजी अनुवाद मांगते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट के नामों में बदलाव करते हुए इन्हें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक नाम दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इन तीनों विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। सीपीआईएम नेता जितेंद्र चौधरी ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल रहने को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा देश भर के लोगों को बांटने की भाजपा और आरएसएस की रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर में 3 राहत शिविरों का दौरा किया और शुक्रवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की। वे मणिपुर की स्थिति पर न्यूज एजेंसी पीटीआई से फोन पर बातचीत के दौरान चौधरी ने कहा कि हम मणिपुर में संघर्ष को एक अलग स्थिति के रूप में नहीं देखते, बल्कि लोगों पर शासन करने के लिए उनके बीच विभाजन और अविश्वास पैदा करने की भाजपा आरएसएस की अखिल भारतीय रणनीति के हिस्से के रूप में देखते हैं। ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में स्थिति चिंताजनक है क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ अविश्वास बढ़ रहा है। राज्य में बीरेन सिंह सरकार शांति लाने की बजाय सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई भी कदम उठाने में विफल रही है। माकपा नेता ने कहा कि ऐसा कहा गया था कि केंद्र मणिपुर में स्थिति की निगरानी करेगा, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। बीरेन सिंह अपने बहुप्रचारित इस्तीफे के नाटक के बाद अब तक शासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि बीरेन सिंह को तत्काल हटाने की मांग करते हैं। वे भाजपा की त्रिपुरा इकाई के मुख्य प्रवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती ने चौधरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मणिपुर में क्रमिक रूप से शांति लौटेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह एक ऐसे राजनीतिज्ञ बन गए हैं जो किसी की ओर से पीछे से वार कर रहे हैं। बता दें, वैष्णव की यह टिप्पणी राजन के कथित बयान पर आई है, जिसमें एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंसिटिव योजना के तहत मोबाइल फोन का निर्माण नहीं कर रहा, बल्कि केवल उन्हें असेंबल कर रहा है। इस पर वैष्णव ने जोर देकर कहा कि जब अच्छे अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ बन जाते हैं तो वे अपनी आर्थिक समझ खो देते हैं। रघुराम राजन नेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। पीछे से वार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वह किसी और की तरफ से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 30% से अधिक मूल्यवर्धन हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 3 कंपनियां जल्दी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल फोन घटकों का विनिर्माण करेंगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर देश जिसने इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण शुरू किया है, उसने पहले कम्प्लीटली नॉकडाउन घटकों, सेमी नॉकडाउन को लाने और उत्पाद को असेंबल करने का मार्ग अपनाया है। इसके अलावा सिस्टम के उत्पादन के बाद विभिन्न घटकों का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इतनी जटिल है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो 40% से अधिक मूल्यवर्धन का दावा कर सके। केंद्रीय मंत्री ने आगे तंज कसते हुए कहा, तो जिस तरह से रघुराम राजन वार कर रहे हैं, यह उचित बात नहीं है। वे बहुत ही निपुण अर्थशास्त्री हैं। मैं उनसे अर्थशास्त्री बने रहने या राजनीतिज्ञ बनने का अनुरोध करता हूं। चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डी बूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने बुधवार को चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्षयान को उतारने से पहले महत्वपूर्ण चरण की बारीकी से निगरानी की। लैंडर विक्रम ने खुद को एक ऐसी कक्षा में स्थापित कर लिया है जहां से चंद्रमा की निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और सबसे दूर 134 किलोमीटर है। इसरो ने कहा है कि इसी कक्षा से यह बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, दूसरे और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन ने लैंडर मॉड्यूल की कक्षा को सफलतापूर्वक 25 किलोमीटर गुना 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और निर्दिष्ट लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। साथ ही इसरो ने बताया कि यहीं से 23 अगस्त शाम 5:45 पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।